नमस्कार शोधार्थियों। आज से ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 29 मई को मैंने सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला शुरू की। वो शुभ दिवस भी मदन कश्यप सर का जन्म दिवस था और आज का दिन भी 29 मई है। मदन कश्यप सर को उनके जन्म दिवस पर हम सब की, साहित्य समाज की, कविता जगत की, शोधार्थियों की, विद्यार्थियों की, सभी कला प्रेमियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहुँचे। सर आप शतायु हों, खूब रचते रहें, खूब लिखते रहें, हम सब के लिए खुराक मिलती रहे और हम आपको पढ़कर कविता की समझ, कविता में संवेदना को, स्मृतियों को, अनुभवों को चिन्हने की समझ बना सकें। आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत मुबारकबाद। साथियों, आज फिर उनके जन्म दिवस पर मेरी शुभकामनाएं इस कविता वीडियो के साथ। सदी के महत्वपूर्ण कवियों के श्रृंखला में ये दूसरी कड़ी है मदन कश्यप जी की कविताओं की। आज भी मैं अपनी पसंद की 5 कविताएं पढ़ूंगी और शोधार्थियों आपके साथ उन कविताओं पर थोड़ी बातचीत करूंगी। मदन कश्यप जितने प्रेम के कवि हैं उतने ही प्रकृति के, जीवन, राग और संघर्ष के कवि भी हैं। बिहार के वैशाली जनपद में 29 मई को आप जन्मे। हिंदी कविता के प्रमुख प्रतिनिधि हस्ताक्षर के रूप में आप ख्यात हैं, लोकप्रिय हैं। आपके अब तक 6 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त गद्य और आलोचना में भी आपकी महत्वपूर्ण पकड़ है, बहुत योगदान है साहित्य जगत को। फिर चाहे वो श्रमिक समाज हो, चाहे सर्वहारा हो, लगातार आप आलोचना के जरिए और अपनी कविताओं के जरिए, अपनी पारखी नज़र के जरिए आप समय और समाज का स्पंदन पकड़ते रहे हैं। आप श्रमिक और आलोचना आदि पत्रिकाओं का संपादन भी कर चुके हैं। समकालीन जनमत, सहयात्री, समकालीन कविता, कई पत्रिकाओं के संपादन मंडल में आप शामिल रहे हैं। आपको नागार्जुन पुरस्कार, किदार सम्मान, शमशेर सम्मान, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया है। गूलर के फूल नहीं खिलते 1990 में प्रकाशित, लेकिन उदास है धरती 1993 में, नीम रोशनी में 2000 में आपकी श्रेष्ठ रचनाओं में शुमार है। आपकी 5 उम्दा कविताएं हैं। बेरोजगार पिता की बेटी, तब भी प्यार किया, 60 का होना, फिर लोकतंत्र, भूख का कोरस, समाज, समय व परिवार, संवेदना और करुणा। मदन कश्यप जी की अंतश्चेतना में, उनकी संवेदना में भरपूर भारा बसा है। अपने लेकिन उदास है पृथ्वी और नीम रोशनी में, कुरूज, दूर तक चुप्पी, अपना ही देश नामक काव्य संकलनों में आपने खासी लोकप्रियता हासिल की है। कविता जगत में, आलोचना जगत में आप बहुत सराहे, चिन्हे गए हैं। आज मैं आपकी 5 कविताओं के द्वारा अपने शोधार्थियों को समकालीन कविता को, समकालीन कविता के स्पंदन को पकड़ने की और उन्हें चिन्हित करने की कोशिश करूंगी। मेरी पसंद की पहली कविता है बेरोजगार पिता की बेटी। उसकी आंखों में हमेशा एक उजाड़ होती है, जेठ की गर्मी में झुलसी हुई झाड़ियां और खरपतवारों वाली, तपती भूमि जैसी व्याकुल निर्जनता। बाल रूखे सूखे होते हैं और चेहरे पर झाइयों की उदासी। वह न जोर से बोलती है, न दूर तक देखती है। पुराना स्कूल ड्रेस मटमैला हो चुका है, जिसे वह शिक्षकों और सहपाठियों की ही नहीं, अपनी नजरों से भी बचाती रहती है। थैला अपनी चमक और रंग खो चुका है, उसमें जगह जगह टाँके लग चुके होते हैं। जूतों के बस पांव में टिके भर की हैसियत बची है। वह सब इस सब के बीच चलती है, सबसे छिपटी हुई। उसे दौड़ना और गिरना मना है। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो सकता है, फट जा सकता है स्कर्ट, टूट जा सकता है थैले का फीता या जूते का तल्ला। सबसे अलग जाकर खोलती है पुराना टिफिन बॉक्स। कभी कभी तो जरूरी एकांत के अभाव में अनखुला ही रह जाता है। वह भूख से कहीं ज्यादा
लोगों की नजरों से डरती है। समय पर फीस न जमा करने के लिए अक्सर सुनती है झड़कियां। कभी कभी आ जाती है नाम कटने की भी नौबत। तब समझदार माता पिता कुछ करते हैं और उसे झाड़ू पोछा के काम में लग जाने से बचा लेते हैं। वो कभी कभी बगल में बैठी किसी बच्ची से पानी मांगती है। पानी उसके पास होता है तब भी कातरता उसके चेहरे पर इस तरह छलक रही होती है कि अक्सर छुपाने के चक्कर में वह खुद उसमें छुप जाती है। आहा, बेरोजगार पिता की बेटी के जीवन में सब कुछ तदर्थ है, कल का कुछ पता भी नहीं। वर्तमान ही इतना त्रासद है कि भविष्य की ओर क्या देखे। फिर भी कभी कभी वह सोचती है कि शायद उसके पिता को मिल जाए कोई काम, या उसके घर में भी आ जाएं कुछ पैसे। बरसात नहीं तो छींटे ही सही, ऐसा कुछ सोचकर कभी कभी खुश हो लेती है बेरोजगार पिता की बेटी। शोधार्थियों, ये पीड़ा, ये मर्म, ये करुणा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की नियत है। और इस पीड़ा में जैसे बेरोजगार भाई और बेरोजगार बेटे और इनका एक चित्र कवि खींचता है। बेरोजगार पिता की बेटी, जवान होती बेटी, युवा बेटी किस तरह से दुनिया की नजरों में अपने को छुपाती है, किस तरह से वो अनिश्चितता में जीती है, किस तरह से लगातार वो भय और पीड़ा और संत्रास और अकेलेपन और असहायता के बोध को न केवल बर्दाश्त करती है, उस बोध से सराबोर है, उस बोध को भीतर तक उतारे हुए होती है। और उसकी दयनीयता को लोग दयनीय नजरों से ना देखें, उसकी स्थिति को, उसकी इस दुरावस्था को, उसकी इस पीड़ा को लोग भाप न लें, जान न लें, इससे खुद को तार तार होने से लगातार वो बचाती है और इस कोशिश में वो सतत है। तो यह पीड़ा केवल बेरोजगार पिता की नहीं है, उस घर की है जहाँ ये बेरोजगारी बरस रही है, जहाँ ये बेरोजगारी पसरी हुई है, जहाँ अनिश्चितता और डर और भय पसरा हुआ है, जहाँ कल का कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसी बेटी अपनी लाज को, सोच को, संकोच को, सबको कैसे पर्देदारी करती है और किस तरह से फिर भी पढ़ने और बढ़ने की कोशिश करती है, इस कुबत में लगातार जुटी रहती है। अगली कविता है, तब भी प्यार किया। मेरे बालों में रूसियां थी, तब भी उसने मुझे प्यार किया। मेरी आंखों से आ रही थी पसीने की बू, तब भी उसने मुझे प्यार किया। मेरी सांसों में थी बस जीवन गंध, तब भी उसने मुझे प्यार किया। मेरे साधारण कपड़े किसी भी साधारण डिटर्जेंट से धुले थे, जूतों पर फैली थी सड़क की धूल, मैं पैदल चलकर गया था उसके पास और उसने मुझे प्यार किया। नजर के चश्मे का मेरा सस्ता फ्रेम बेहद पुराना हो गया था, कंधे पर लटका झोला बदरंग हो गया था, मेरी जेब में था सबसे सस्ता मोबाइल, फिर भी उसने मुझे प्यार किया। एक बाजार से गुजरे जिसने हमें अपनी दमक में शामिल करने से इनकार कर दिया। एक खूबसूरत पार्क में गए जहां मेरे कपड़े और मैले दिखने लगे। हमारे पास खाने का चमकदार पैकेट नहीं था, हमने वहां सार्वजनिक नल से पानी पिया और प्यार किया। 2017 में लिखी ये कविता। प्यार बेसबब है, प्यार बाजार का मोहताज नहीं है, प्यार किसी चमकदार वस्तु का, किसी चमक खनक का मोहताज नहीं है, प्यार बाहरी आवरण है ही नहीं। प्यार में जीता हुआ पुरुष हो या स्त्री, प्यार को भोगते हुए उसे लबालब, उससे लबरेज दरअसल अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। वहाँ दीनहीन जैसा कोई भाव नहीं होता, वहाँ खामियां नहीं होती, वहाँ खुदगर्जियां नहीं होती और लगातार अपने से ज़्यादा उस अपने का ख्याल होता है जो लगातार समाया हुआ होता है। तो जब हम प्यार में होते हैं, बेशुमार प्यार में होते हैं, तो प्यार को जीता हुआ, प्यार में जीता जागता कवि दरअसल आपका ध्यान उसी ओर आकृष्ट कर रहा है कि जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हमें इसकी परवाह नहीं होती कि आसपास कैसा है, चहुओर कैसा है, आसपास की चमक दमक कैसी है, लोगों ने क्या लिबास पहने हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं,
लोगों को हम कैसे नजर आ रहे हैं। हमारी नजरों में बस उस शोक का जलवा होता है और उसकी शोखियाँ और उसके प्रेम में अलमस्त हम अपने पर और अपने उस अपने पर, मतलब खुद पर और अपने उस अपने पर इतने भरोसे में होते हैं कि प्यार कुछ और देखने की का समय ही नहीं देता, कि कोई इच्छा ही नहीं रखता। बेहतरीन कविता थी कवि। तीसरी कविता है 60 का होना। 30 साल अपने को संभालने में और 30 साल दायित्वों को टालने में कटे, इस तरह 60 का हुआ मैं। आदमी के अलावा शायद ही कोई जिनावर इतना जीता होगा। कद्दावर हाथी भी इतनी उम्र तक नहीं जी पाते। कुत्ते तो बमुश्किल 10-12 साल जीते होंगे। बैल और घोड़े भी बहुत अधिक नहीं जीते, उन्हें तो काम करते ही देखा है। हल खींचते खांचते जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं बैल, और असवार के लगाम खींचने पर 2 टांगों पर खड़े हो जाने वाले कठीले घोड़े कुछ ही दिनों में खरगीदड़ होकर टांगों में जुटे दिखाई देते हैं। मनुष्यों के दरवाजे पर बहुत नहीं दिखते बूढ़े बैल जो हल में नहीं जुट सकते, और ऐसे घोड़े तो और भी नहीं जो टांगा नहीं खींच सकते। मैंने बैलों और घोड़ों को मरते हुए बहुत कम देखा है। कहाँ चले जाते हैं बैल और घोड़े जो आदमी का भार उठाने के काबिल नहीं रह जाते? कहाँ चली जाती हैं ऐसी गायें जो दूध देना बंद कर देती हैं? हम उन जानवरों के बारे में काफी कम जानते हैं जिनसे आदमी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, लेकिन उनके बारे में भी कितना कम जानते हैं जिन्हें जोतते दुहते और दुलराते हैं। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आदमी ज्यादा से ज्यादा इसलिए जी पाता है क्योंकि बाकी जानवर कम से कम जीते हैं, और जो कोई लंबा जीवन जी लेता है उसे कछुआ होना पड़ता है। कछुआ बनकर तो जिया, सिमटा रहा कल्पनाओं में और विभ्रमों की खोल में, बेहतर दुनिया के लिए रचने और लड़ने के नाम पर। कछुआ बनकर ही तो जिया, सिमटा रहा कल्पनाओं और विभ्रमों की खोल में, बेहतर दुनिया के लिए रचने और लड़ने के नाम पर बदतर दुनिया को टुकुर टुकुर देखता रहा चुपचाप। तभी तो 60 पूर्ति के दिन याद आए मुक्तिबोध, जो 60 तक न जी सके थे पर सवाल पूछ दिया था, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। खुद को बचाने के लिए देखता रहा चुपचाप देश को मरते हुए, और खुद को भी कहाँ बचा पाया। 2014 में अपने 60 वर्ष को पूरा करते हुए 29 मई को ही ये कविता लिखी थी मदन कश्यप जी ने। मुक्तिबोध हम सबके प्रिय हैं। अब तक क्या जिया, ये सवाल कि अब तक क्या किया, किस किस के लिए, किस किस के सहयोग में, किस किस के सद्भाव में खड़े रहे, किस किस के लिए जिए मरे, किस किस के काम आए। एक बड़ा कद्दावर कवि और उसकी रचना दरअसल जनोन्मुख होती है। जनता के सवाल, जनता के प्रश्न, जनता के सुख दुख, अपने से बढ़कर अपने अपनों की दुनिया में जो पसरा हुआ है बवाल, जो पसरे हुए हैं सवाल, और जो कष्ट, जो व्यथा, जो पीड़ा वो लगातार सतत भोगता रहा। जिन जूझ में, जिन संघर्षों में वो जीता मरता, उठता गिरता रहा। मदन कश्यप उन सारे सवालों को लाते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा स्वार्थी प्राणी है कि वो अपने स्वार्थ में, अपने निहितार्थ में जिन को दुहता रहा, जिन पर सवार रहा, जिन को खेतों में जोतता रहा, सवारी करता रहा, जिनसे पोषण पाता रहा, बल पाता रहा, सहयोग समर्थन पाता रहा, दरअसल उनको ही इस्तेमाल कर वह अपनी आयु बढ़ाता रहा। और आयु बढ़ाना, आयु का बड़ा होना इतनी बड़ी बात नहीं होती। उस आयु में जिया गया कितना, दूसरों के लिए मरा गया कितना। कितनी बार हम निहितार्थ से बाहर निकल पाए, कितनी बार अपने समीकरणों से बाहर निकल पाए, कितनी बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए, और कितनी बार हम दूसरों के लिए दौड़ गए, कितनी बार दूसरों के सहयोग काम आए।
क्योंकि मनुष्य हैं तो मनुर्भव, तो मनुर्भव मतलब मननशील हो, दूसरों की भी सोचें, अपने स्वार्थ के अपने दायरों के बाहर निकल सकें। और मदन कश्यप 60वें वर्ष पर अपनी षष्ठी पूर्ति पर 60 पर पुनर्पाठ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह का जीना, आत्म केंद्रित होकर जीना कहाँ तक जरूरी है। अगली कविता है फिर लोकतंत्र। बिकता सब कुछ है, ये कविता मुझे बेहद प्रिय है। बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। इसी उद्दंड विश्वास के साथ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता है अभद्र सौदागर। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी, और जो न बिके तो चुने हुए बेशर्म प्रतिनिधि बिकेंगे। यदि वे भी न बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है। नैतिकता का क्या, नैतिकता का क्या, उसे तो पहले ही तड़ीपार किया जा चुका है। फिर भी जरूरत पड़ी तो थोड़ा वह भी खरीद लाएंगे बाजार से। और शर्मीली ईमानदारी, यह जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई, बेटे की तो पूछो ही मत। सबसे सस्ता बिकता है धर्म, लेकिन उससे मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है, यानी लोकतंत्र भी। शोधार्थियों इस बुर्जुआ लोकतंत्र की कलई खोल देते हैं, तार तार पर्दा उसकी पर्देदारी उठा देते हैं, तार तार कर देते हैं मदन कश्यप। और मदन कश्यप अपनी उस चेतना को, अपनी उस चिंता को जाहिर कर पाते हैं कि सब कुछ बिकाऊ है। इस वैश्विक बाजार में जो मूल्य खरीदे बेचे नहीं जा सकते थे, जो मानवता थी, एक दूसरे के प्रति ममता, समता, पीड़ा थी, एक दूसरे को के साथ परवाह निर्वाह था, वह सब कुछ बिकाऊ हो गया है। संवेदनाएं बिक रही हैं, अनुभव खरीदे बेचे जा रहे हैं, और यहाँ तक कि बोली भाषा पर भी दाव लगा हुआ है। तो मदन कश्यप कहते हैं ऐसी परिस्थितियों में कौन कितना बचा कर रख सकता है। तंत्र बिका हुआ है, लोक बिका हुआ है, और इस लोकतंत्र में, इस तंत्र लोक में सब कुछ बिकाऊ है, बस खरीदने का मादा होना चाहिए। तो ये जो वर्चस्व है, ये जो रसूख है, ये जो बपौती है, दरअसल वे सब कुछ खरीदने की हर चीज़ को प्रॉफिट और गेन में देखते हैं, हर चीज़ को मुनाफे में देखते हैं, और हर चीज़ को खरीदने की ताक में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शर्मसार हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि चेतना लोक से गायब है। क्यों? क्योंकि लोक का तंत्र, अब लोक का शासन, लोक का अनुशासन रहा नहीं। राजनीति ऐसी हो कि अंदरूनी अनुशासन बना रहे। और राजनीतिक कविताएं मदन कश्यप की बेहतरीन कविताएं होती हैं साथियों, शोधार्थियों। तो यहाँ राजनीति की समझ भी आपको आती है कि इस समय इस बुर्जुआ लोकतंत्र में हर कुछ बिक रहा है, इस बाजार में सब मूल भाव पर है और सब बिकाऊ है। टिकाऊ कुछ भी नहीं रह गया। स्थिर और स्थायित्व की बात अब कोई नहीं करता, स्थिरता और स्थायित्व की। राजनीति में अंदरूनी अनुशासन की बात कोई नहीं करता। नीति लुप्त है, राज काज काज तक गायब होता जा रहा है, केवल राज की भावना बनी हुई है। अगली पसंद की कविता भूख का कोरस। भूख का कोरस। जानवर होता तो भूख को महसूस करते ही निकल पड़ता पेट भरने की जुगत में, और किसी एक पल पहुंच जाता वहां प्रकृति ने जहां रख छोड़ा होता मेरे लिए खाना। लेकिन आदमी हूँ भूखा, और पता नहीं कहाँ है मेरे हिस्से का खाना। आदमी हूँ बीमार, कहाँ है मेरे हिस्से की सेहत। आदमी हूँ लाचार, कहाँ है मेरे हिस्से का जीवन। कुछ भी तो तय नहीं है, कुछ भी तो तय नहीं है, बिना किसी नियम के चल रहा है जीवन का युद्ध। चालाकी करूं तो दूसरों के हिस्से का खाना भी खा सकता हूं, पर बिना होशियारी के तो अपना खाना पाना और बचाना भी संभव नहीं। पेट भरने के संघर्ष से जो शुरू हुई थी सभ्यता की यात्रा, कुछ लोगों के लिए वह बदल चुकी है घर भरने की क्रूर हवस में। बढ़ रहा है बदहजमी की दवाओं का बाजार, और वंचितों की थालियों में कम होती जा रही है रोटियां। ऐसे में कहां जाए भूखा रामदास। रघुवीर सहाय का रामदास याद आ गया। मदन कश्यप जी को भी रघुवीर सहाय बेहद प्रिय है, और रघुवीर सहाय मेरे भी चहेती कवि हैं। मैं मुरीद हूँ रघुवीर सहाय की रचना धर्मिता पर। ऐसे में कहां जाए भूखा रामदास, जो मांगना नहीं जानता
और हार चुका है जीवन के सारे दांव। ठंडे और कठोर दरवाजों वाले बर्बर इमारतों के शहर में भूख बढ़ती जा रही है सैलाब की तरह, और उसमें डूबते चले जा रहे हैं भोजन पाने के लिए ज्ञात अज्ञात रास्ते। इस पूरे इस त्रिशंकु काल में जहां नैतिकता कुछ नहीं, जहां अवसरवादिता सब कुछ है, जहां हम चुनौतियों से पहले अवसरों की ताक में होते हैं, जहां मनुष्य की पहचान ही ये अवसरवादिता हो चुकी है, ऐसे में क्षेत्र हो, जाति हो, नस्ल हो, इसकी अपनी अपनी राजनीति है, और इसमें भूख सबसे बड़ी गाली है। और भूखा व्यक्ति हर कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी लाचारगी ही कुछ ऐसी है कि वह अभाव में है, और उसके अभाव में भाव भर देना इस समाज में, इस प्रजाति में किसी के बस का बूते का नहीं है। तो ये सृष्टि कहाँ किस ओर जा रही है, मनुष्यता किस ओर जा रही है, हम किस ओर जा रहे हैं, ये हमारी यात्रा और कब तक, कहाँ तक इस तरह चलेगी, मदन कश्यप इसको लेकर चिंतित हैं और कहते हैं कि जो अभाव में है, जो लगातार अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है, न्यूनतम जरूरतें अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति किस कोर और कगार पर जाए और कितना वो गिरता हुआ जाए, चाहे चरित्र हो, चाहे वो शासन अनुशासन हो, चाहे वो उसका अपने आप पर से छूटता हुआ नियंत्रण हो, और फिर वह सब कुछ करने को तैयार हो जाता है उन ज्ञात अज्ञात रास्तों की ओर। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। एक बार जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।